रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे अपनी उस क्रेजी डॉटर के साथ इन्वॉल्व मत कीजिए, और अगर आपको कुछ और नहीं कहना तो मैं चलता हूँ। विशाल ने हंसते हुए कहा, तुम अपनी पत्नी से दूर नहीं रह सकते ना? कि आजकल के बच्चे भी ना, यहाँ तक कि मैं भी ऐसा ही था जब मेरी शादी हुई थी। रुद्राक्ष ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, उससे दूर रहो। आप जितना उससे दूर रहोगे उतना ही बेहतर होगा। उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। शी इज इनोसेंट। विशाल ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, रुद्र, वो अब तुम्हारी पत्नी है, तो अब वो इनोसेंट कैसे हो सकती है? रुद्राक्ष ने गुस्से से विशाल की ओर देखते हुए कहा, मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, उससे दूर रहो। डोंट चेक माई पेशेंस लेवल। तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा सब कुछ छीन सकता हूँ, इंक्लूडिंग योर वाइफ, जिसको तुमने छुपा के रखा है। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई हैरानी नहीं कि तुम अंडरवर्ल्ड के किंग के रूप में जाने जाते हो। तुम मेरी वाइफ के बारे में भी जानते हो? इंटरेस्टिंग। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं बहुत कुछ जानता हूँ मिस्टर विशाल, लेकिन मुझे इस तरह के मैटर में इनोसेंट लोगों को इन्वॉल्व करना पसंद नहीं है। फिर थोड़ी देर रुककर उसने आगे कहा, तुम इसे एक वार्निंग की तरह लो, एंड डोंट ट्राई टू चेक माई पेशेंस एंड एबिलिटी। ये कहने के बाद वो बिना कुछ सुने कार में बैठकर वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद विशाल जोर से हंसकर बड़बड़ाते हुए बोला, आशुतोष, तुम्हारा बेटा तुमसे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब रुद्राक्ष घर पहुंचा तो उसने देखा कि आराध्या उसका इंतजार करते हुए चाय पी रही थी। जब उसने रुद्राक्ष को देखा तो वो उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, वेलकम बैक। तभी उसकी नजर उन फ्लावर्स पर पड़ी जिसे रुद्राक्ष ने पकड़ रखा था। उसने सोचा, क्या ये फ्लावर्स मेरे लिए हैं? नहीं तो वो और किसके लिए फूल लाएगा? ये सोचकर आराध्या सोफे से उठ गई और रुद्राक्ष के पास जाकर अपने दोनों हाथ बढ़ाते हुए बोली, थैंक यू। कुछ कदम पीछे हटते हुए रुद्राक्ष ने कहा, क्या? और थैंक यू किस लिए? आराध्या अपनी भौहें सिकुड़ते हुए बोली, क्या? किस लिए मतलब? रुद्राक्ष ने पूछा, तुम इस तरह से मेरे हाथ क्यों खींच रही हो? तुम क्या चाहती हो? आराध्या ने फूलों की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या ये फ्लावर्स मेरे लिए नहीं है? रुद्राक्ष कुछ पल उसके चेहरे को देखकर बोला, किसने कहा ये तुम्हारे लिए है? आराध्या अपना सिर नीचे करके सोचते हुए अपने मन में बोली, इडियट आराध्या, वो तुम्हारे लिए फूल क्यों लाएगा? ऐसा नहीं है कि वो मुझसे प्यार करता है या ऐसा ही कुछ। फिर आराध्या ने अपना गला साफ करते हुए कहा, ओह ठीक है। रुद्राक्ष ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए सिर हिलाया। जब उसने आराध्या के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखा तो उसने उसे और चिढ़ाने के लिए कहा, तुम्हें क्या लगा, क्या ये तुम्हारे लिए है? आराध्या ने पीछे मुड़कर कहा, नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि आपने किसके लिए फूल खरीदा है। रुद्राक्ष ने कहा, होगा किसी के लिए। आराध्या धीरे से बोली, ओह ठीक है। इतना कहकर वो ऊपर की ओर दौड़ गई। वो नहीं चाहती थी कि रुद्राक्ष उसका लाल चेहरा देखे, लेकिन जब उसने सुना रुद्राक्ष ने किसी और के लिए फ्लावर्स खरीदे हैं तो उसे अजीब महसूस हुआ। जब रुद्राक्ष कमरे के अंदर आया तो उसने देखा आराध्या वहां पर नहीं है। तभी उसे वॉशरूम के अंदर पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। उसने झट से एक पेन और पेपर लिया। उस पर कुछ लिखकर उसने उस नोट के साथ फूलों को बेड पर रख दिया और कमरे से निकल गया। जब आराध्या वॉशरूम से बाहर आई तो उसकी नजर उन फूलों पर पड़ी जो बेड पर रखे हुए थे। आराध्या बेड की तरफ जाकर फ्लावर्स को अपने हाथों में उठाते हुए बोली, अगर वो इसे किसी और के लिए लाया था तो उसने इसे मेरे बेड पर क्यों रखा? ये सोचकर वो उन फूलों को सोफे पर फेंकने वाली थी। तभी उसने एक छोटा नोट देखा जिसे ध्यान से फूलों के गुच्छों के अंदर रखा गया था।
आराध्या ने उस नोट को उठाया और उसे पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। नोट में लिखा था, ब्यूटिफुल फ्लावर्स फॉर माई ब्यूटिफुल वाइफ। फूलों को फिर से देखते हुए आराध्या ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। फिर उसने उन फ्लावर्स को ध्यान से वैसे ही रख दिया जैसे रुद्राक्ष ने उन्हें रखा था। जब रुद्राक्ष रूम में आया तो उसने देखा कि फ्लावर्स अभी भी वैसे ही रखे थे जैसे वो उन्हें रख कर गया था। रुद्राक्ष अपनी बहुओं को सिकुड़कर अपने मन में सोचते हुए बोला, उसने देखा तक नहीं, उसने सच में सोचा कि मैं ये फूल किसी और के लिए लाया हूँ। वो मुझसे नाराज तो नहीं है ना? रुद्राक्ष अपने ख्यालों में खोया हुआ था। आराध्या ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप आ गए, मुझे बस 2 मिनट दीजिए, उसके बाद हम जा सकते हैं। रुद्राक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा, तुमने फूलों को नहीं छुआ? आराध्या ने अपना सिर न में हिलाते हुए कहा, नहीं, आपने मुझसे कहा था कि वो मेरे लिए नहीं है, तो मैं उन्हें क्यों छूऊं जब मुझे पता है कि वो किसी और के लिए हैं। ये सुनकर रुद्राक्ष ने अपने आप को कोसा। ये सब उसकी गलती थी। उसकी पत्नी उसे गलत समझ रही थी। अपना माथा खुजलाते हुए उसने कहा, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। आराध्या ने उसकी तरफ देखकर कहा, ओह, तो मुझे आप ये बताइए कि ये कैसा है? रुद्राक्ष को पता नहीं था कि वो अब इस सिचुएशन से कैसे निकले। उसने पहले भी बहुत सारी अजीबोगरीब सिचुएशन का सामना किया था, लेकिन उसके लिए ये सबसे मुश्किल सिचुएशन थी। वहीं दूसरी ओर आराध्या अपने मन में मुस्कुरा रही थी। रुद्राक्ष के कंफ्यूज्ड लुक को देखकर आराध्या अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए उसके पास जाकर बोली, आप प्लीज मुझे ऐसे मत देखो। आपको क्या लगता था कि सिर्फ आप ही मुझे चिढ़ा सकते हैं? फिर उसने रुद्राक्ष की टाई को ठीक करते हुए कहा, मैंने आपका नोट देखा और फ्लावर्स के लिए थैंक यू। रुद्राक्ष ने अपने हाथों को उसकी कमर पर लपेटते हुए कहा, यू आर वेलकम मिसेस सिंघानिया। आराध्या ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा, और हाँ, आपको मेरे अलावा किसी और को फ्लावर गिफ्ट करने की परमिशन नहीं है। आपकी इतनी ब्यूटीफुल वाइफ है, तो फिर आपको किसी और को फूल देने की क्या जरूरत है? रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, क्या तुम खुद की ही तारीफ कर रही हो? आराध्या ने अपनी भवें उठाते हुए पूछा, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? रुद्राक्ष उसके पास आकर उसके माथे पर किस करते हुए बोला, मैं आज तक जितनी लड़कियों से मिला हूँ उन सब में तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। उसकी बात सुनकर आराध्या ब्लश करने लगी। फिर उसे दूर ढकेलते हुए बोली, चलो चलते हैं, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। रुद्राक्ष ने जाने से पहले राघव को कुछ बातों के बारे में बताया। राघव ने चुपचाप अपना सिर हिलाते हुए कहा, आपको किसी भी चीज की टेंशन करने की जरूरत नहीं है सर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। पर उसको बीच में ही रोकते हुए रुद्राक्ष ने पूछा, पर क्या? राघव ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा, आज जब मैडम आपके लिए लंच बना रही थी तो उन्होंने गलती से? रुद्राक्ष ने कहा, ठीक से बोलो। राघव ने हकलाते हुए कहा, किचन में काम करते टाइम उनके हाथ जल गए थे। हमने उन्हें किचन में जाने से रोका था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये उनका घर है, इसीलिए उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर रुद्राक्ष की आंखों में अंधेरा छा गया। उसके लिए लंच बनाते वक्त उसकी पत्नी ने अपना हाथ जला लिया था और उसे इसकी भनक तक नहीं थी। रुद्राक्ष ने कहा, ठीक है, लेकिन अगली बार से उसे किचन में जाने मत दीजिएगा। अगर वो जिद भी करती है तो आप हमेशा उसके साथ रहेंगे, क्या समझे? राघव ने हाँ में अपना सिर हिलाया। रुद्राक्ष जब अपनी कार के पास गया तो उसने देखा आराध्या पहले से ही पैसेंजर सीट पर बैठी थी। ड्राइवर सीट की तरफ चलकर उसने दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। आराध्या ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आपको इतनी देर क्यों लगी? अपनी सीट बेल्ट बांधते हुए रुद्राक्ष ने कहा, राघव ने मुझे बताया कि आज किचन में क्या हुआ। फिर उसने आराध्या के दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़ते हुए देखा। उसके बाएं हाथ में छाले थे। उसे हल्के से छूते हुए उसने पूछा, क्या दर्द हो रहा है?
आराध्या ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी चोट है। रुद्राक्ष ने शांत स्वर में कहा, अगर तुमने समय पर थोड़ा ठंडा पानी और ऑइंटमेंट लगाया होता तो ये छाले नहीं दिखाई देते। आराध्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? राघव काका ने लगभग किचन का सारा पानी मेरे हाथों पर डाल दिया था। ये कहने के बाद वो खुद ही हंस पड़ी। रुद्राक्ष ने उसके हाथ पर किस करते हुए कहा, अगली बार से केयरफुल रहना। देखो, तुमने खुद को ही चोट पहुंचा ली। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें किचन में जाने की क्या जरूरत है। हमारे घर में बहुत सारे नौकर हैं और हर महीने मैं उन्हें एक बड़ा अमाउंट पे करता हूँ, तो तुम्हें ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आराध्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं कभी किचन के अंदर नहीं जाऊंगी, लेकिन अगली बार से मैं बहुत केयरफुल रहूंगी, ठीक है? रुद्राक्ष ने अपना सिर नीचे करके एक आह भरी। इसके बाद उसने कार स्टार्ट की और निकल गया। इन सब से दूर एक पुरानी हवेली में एक बूढ़ा आदमी चुपचाप चाय की चुस्की ले रहा था और अपने नौकर की बात सुन रहा था। नौकर ने कहा, सर, विशाल कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। बूढ़े आदमी ने अपना चाय का कप टेबल पर रखकर कहा, क्या तुमने उन्हें ईमेल भेजा है? नौकर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सर, लेकिन बूढ़े आदमी ने पूछा, लेकिन क्या? नौकर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, इतने सालों से आप रुद्राक्ष सिंघानिया को बर्बाद करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ सर? आप उसकी मदद क्यों कर रहे हैं? वो मुस्कुराकर बोला, मुझे लगता है कि किस्मत भी नहीं चाहती कि हम अब दुश्मन बने रहें। फिर अपनी सीट से उठते हुए उन्होंने कहा, सब अरेंज करो, अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, चलो वापस घर चलते हैं। नौकर ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन साहब, वहां खतरा है। अगर उन लोगों ने आप पर अटैक किया तब क्या होगा? बूढ़े आदमी ने अपना सर हिलाकर कहा, तुम अभी भी रुद्राक्ष को अच्छी तरह से नहीं जान पाए हो। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से वो अंडरवर्ल्ड का किंग बना है। तुम्हें मेरे बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस विशाल पर नजर रखो और अगर कुछ पता चले तो मुझे अपडेट करना। सिंघानिया पैलेस के बाहर जब रुद्राक्ष और आराध्या अपनी कार से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि समर्थ वहां पर खड़ा है और उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा है। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें घुमाई। जब उसने देखा कि उसका भाई किसी बेवकूफ की तरह मुस्कुरा रहा है तो उसने अपनी पत्नी को अपने पास खींचकर कहा, तुम किसी बेवकूफ की तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो? समर्थ ने हंसते हुए कहा, मेरी भाभी अब से हमारे साथ रहने वाली है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। रुद्राक्ष ने अपनी भवें से कुड़ते हुए कहा, हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह रहे हैं। फिर उसने आराध्या की ओर अपना सिर घुमाते हुए कहा, इससे दूर रहो, वरना तुम भी इसकी तरह बेवकूफ बन जाओगी। रुद्राक्ष की बात सुनकर आराध्या ने उसकी बाहों पर मारते हुए कहा, आप अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? रुद्राक्ष ने बेफिक्री से कहा, ट्रुथ इज ट्रुथ, मेरा भाई होने से सच नहीं बदल जाता। इतना कहकर वो हवेली के अंदर चला गया। समर्थ आराध्या के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, भाभी आज आप पहली बार यहाँ पर आई हैं, तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको घर दिखाता हूँ। आराध्या ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया और फिर वो दोनों अंदर चले गए। क्या अब आराध्या के दिल में भी रुद्राक्ष के लिए जगह बन रही है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आराध्या ने सोचा था कि सिंघानिया पैलेस भी सिंघानिया मेंशन की तरह ही होगा, लेकिन जब वो सिंघानिया पैलेस के अंदर गई तो ये उससे भी कहीं ज्यादा आलीशान था। उसे वो घर किसी म्यूजियम की तरह लग रहा था जो एंटिक चीजों से भरा था। दीवारों पर पेंटिंग, कारपेट, फर्नीचर, सब कुछ बहुत यूनिक लग रहा था। हालांकि ये पहली बार था जब आराध्या यहाँ पर आई थी, लेकिन उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। समर्थ ने अपनी भाभी को हिलाते हुए कहा, क्या हुआ भाभी, आप ठीक हो?
आराध्या ने सिर हिलाया और फिर दोनों घर के अंदर चले गए। वो जब अंदर आई तो साक्षी और दादी जी ने आकर उससे गले लगाया। साक्षी ने मुस्कुराकर कहा, मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार मेरी बेटी मेरे साथ रहने वाली है। आराध्या मुस्कुराई और वापस साक्षी के गले लग गई। दादी जी ने आराध्या के सिर को थपथपाते हुए कहा, चलो अंदर चलो और कुछ खा लो। समर्थ ने उनकी बात सुनकर अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे भी बहुत भूख लगी है। साक्षी ने उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा, किसने पूछा कि तुम्हें भूख लगी है या नहीं? और तुम तो मुझसे कह रहे थे कि आज तुम्हारी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और तुम घर देर से आओगे। अब क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे पोस्टपोन कर दिया है। साक्षी ने उसके सर पर फिर से एक बार चपत लगाते हुए कहा, खाने से पहले अपने हाथ धो लो। अचानक आराध्या ने कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। साक्षी ने कहा, तुम समर्थ के साथ जाओ, वो तुम्हें वॉशरूम दिखा देगा। आराध्या ने समर्थ की तरफ देखकर अपना सिर हिला दिया। इस बीच डाइनिंग टेबल पर दादी जी, आशुतोष और रुद्राक्ष कुछ सीरियस मैटर पर डिस्कस कर रहे थे। आशुतोष ने मेज पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा यहाँ पर आना एक अच्छा डिसीजन है। यहाँ पर आराध्या ज्यादा सेफ रहेगी। रुद्राक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है डैड। दादाजी ने कुछ सोचकर कहा, मुझे समझ में नहीं आता उस विशाल की क्या प्रॉब्लम है। उसके पापा ने मुझे चैलेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन वो जीत नहीं पाया। फिर विशाल ने वही कोशिश तुम्हारे पापा के साथ की, जब नहीं कर पाया तो अब तुम्हारे साथ कर रहा है। आशुतोष ने सिर हिलाते हुए कहा, वो लोग हमसे क्यों नहीं जीत पाए, इसकी वजह तुम्हें पता है रुद्र, लेकिन तुम्हारे लिए ये डिफरेंट है। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। रुद्राक्ष ने आह भरकर कहा, आई अंडरस्टैंड डैड। आशुतोष ने कहा, तुम्हारी मॉम और दादी इन सब चीजों के बारे में अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन आराध्या को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहना होगा। दादाजी ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हें आराध्या को सब कुछ बता देना चाहिए, वो भी जितनी जल्दी हो सके। रुद्राक्ष ने अपना सिर नीचे करके कहा, मैं उसे पहले एडजस्ट करने के लिए कुछ टाइम देना चाहता हूँ। उसे यहाँ पर अभी कुछ ही दिन हुए हैं, मैं उस पर प्रेशर नहीं देना चाहता। आशुतोष ने कुछ नहीं कहा। उन्हें पता था रुद्राक्ष आराध्या को सब कुछ बताने से क्यों रुक रहा है। वो समझ गए थे कि रुद्राक्ष डर रहा है कि आराध्या सच्चाई जानने के बाद उसके साथ रहने से इनकार कर देगी, लेकिन वो ये भी जानते थे कि सच्चाई को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। साक्षी उन सब की तरफ आते हुए बोली, आराध्या की चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रखूंगी। रुद्राक्ष के कंधे पर हाथ रखते हुए आशुतोष ने कहा, अब से उसकी चिंता मत करो, तुम अब अपने दुश्मनों पर फोकस करो। तुम्हें ये साबित करना होगा कि सिंघानियास के खिलाफ जाना आसान नहीं है। रुद्राक्ष ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, आराध्या कहाँ है? दादी अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, वो वॉशरूम में है। वहीं समर्थ ने आराध्या को रुद्राक्ष के रूम में ले जाकर कहा, ये भाई का रूम है, आप कह सकती हैं कि ये अब से आपका रूम भी है। फिर वॉशरूम की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, और वो वॉशरूम है, आप जल्दी वापस आना क्योंकि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। आराध्या उसकी बात सुनकर हंसते हुए वॉशरूम में चली गई। उसे समर्थ का फ्रेंडली नेचर बहुत अच्छा लगा। वो रुद्राक्ष से बिल्कुल अलग था, वरना रुद्राक्ष तो बहुत कोल्ड और डेंजरस था। लेकिन आराध्या को ये नहीं पता था कि बाहर की दुनिया के लिए समर्थ रुद्राक्ष से भी ज्यादा कोल्ड और रूड है। जब आराध्या वॉशरूम से बाहर आई तो वो दोनों कमरे से बाहर निकल गई। आराध्या ने चलते हुए कहा, समर्थ, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? समर्थ ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो बेझिझक पूछ सकती हैं। इसके लिए आपको मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, 2 दिन पहले जब तुमने रुद्राक्ष को फोन किया था
तो तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? मेरा मतलब है, जब वो तुमसे बात कर रहा था, उसके बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। समर्थ ने कुछ सोचते हुए कहा, ओह वो हम दोनों सिंह एंटरटेनमेंट की एक मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें भाई को जाना था, लेकिन उन्होंने मुझे भेज दिया था। आराध्या ने कुछ सोचते हुए पूछा, क्या ये मीटिंग ग्लोबल एंटरटेनमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है? समर्थ ने सिर हिलाया तो आराध्या ने कहा, अगर ऐसा है तो रुद्राक्ष को वहां पर क्यों जाना था? समर्थ ने सिर हिलाते हुए कहा, असल में ग्लोबल एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई भी मीटिंग मैं ही हैंडल करता हूँ, लेकिन सिंह एंटरटेनमेंट अब सिंह फैमिली की सबसे बड़ी बेटी के हाथ में है और वो सिर्फ भाई के साथ मीटिंग करना चाहती थी। और सबसे बुरी बात यह है कि जब मैं वहां गया तो उसने मुझसे बात करने से भी इनकार कर दिया। आराध्या ने अपनी भौवें उठाते हुए कहा, तो ऐसी बात है? समर्थ ने सिर हिलाते हुए कहा, वो बहुत अनोइंग है। आराध्या ने पूछा, तो रुद्राक्ष ने क्या कहा? अपनी भाभी के चेहरे पर जेलसी के भाव देखकर समर्थ अपना गला साफ करते हुए बोला, फॉरगेट इट। आराध्या ने उसे वापस खींच कर कहा, मैंने तुमसे कुछ और पूछा था। समर्थ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है भाभी, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप भाई को ये नहीं बताएंगी कि मैंने आपसे ये कहा था। उसकी बात सुनकर जैसे ही आराध्या ने अपना सिर हिलाया तो समर्थ ने कहा, भाई ने मुझे बताया कि वो बाद में उससे मिलेंगे और उन्होंने मुझे इन सब से दूर रहने के लिए कहा क्योंकि वो पर्सनली उससे मिलना चाहते हैं। आराध्या ने कहा, ओह ऐसा है, फिर ठीक है, चलो नीचे चलते हैं, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी नीचे जाने लगी। समर्थ अभी भी सदमे में था। उसने सोचा था आराध्या उसके भाई के ऊपर गुस्सा करेगी। समर्थ ने उसके पीछे चलते हुए कहा, भाभी आपके पास कहने या पूछने के लिए और कुछ नहीं है क्या? आराध्या ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। समर्थ ने अपना सर नीचे कर लिया। उसने जानबूझकर झूठ बोला था क्योंकि वो चाहता था कि आराध्या रुद्राक्ष के ऊपर गुस्सा करे। इधर आराध्या को बहुत अजीब महसूस हो रहा था। आराध्या को ऐसे देखकर समर्थ ने उससे कहा, भाई सिर्फ बिजनेस के लिए उससे मिल रहे हैं? आराध्या ये सब सोचकर अपने मन में बोली, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट यू आराध्या, तुम इतना क्यों सोच रही हो? लेकिन चाहकर भी वो इन ख्यालों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। जब आराध्या और समर्थ डाइनिंग रूम में आए तो उन्होंने देखा सभी पहले से ही वहां पर मौजूद हैं। जब रुद्राक्ष ने अपनी पत्नी को देखा तो वो मुस्कुराया और खड़ा होकर आराध्या के लिए एक कुर्सी खींचते हुए बोला, आओ यहाँ बैठो, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जब आराध्या ने अपने हस्बैंड का हैंडसम चेहरा देखा तो पता नहीं क्यों उसको पीटने का मन किया, लेकिन उसने अपनी फीलिंग को कंट्रोल किया और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। उसके बैठने के बाद रुद्राक्ष ने उसकी प्लेट में खाना रखना शुरू किया। आराध्या ने एक आह भरी और चुपचाप वो सब खा लिया जो रुद्राक्ष ने सर्व किया था। वहां पर बैठे सभी लोग उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगे। साक्षी आराध्या की तरफ देखकर बोली, तुम कल अपने भाई और पापा को डिनर के लिए इनवाइट करना। तुम दोनों अभी शादी करना नहीं चाहते, लेकिन हमें तुम्हारे वेलकम के लिए एक पार्टी तो करनी पड़ेगी और इसी के बारे में हमें तुम्हारे पापा से डिस्कस करना होगा। आराध्या ने साक्षी की तरफ देखकर कहा, इसकी जरूरत नहीं है मॉम, मैं। दादी ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, जरूरत है आराध्या, अब आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं और सभी को ये जानने की जरूरत है। दादाजी ने भी कहा, तुम्हारी दादी सही कह रही है। आराध्या ने हेल्पलेस फील करते हुए रुद्राक्ष की तरफ देखा, लेकिन जब उसने उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान देखी तो उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। रुद्राक्ष ने आराध्या के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम चाहो तो कल अपनी फ्रेंड वैशाली को भी इनवाइट कर सकती हो। आराध्या ने मुस्कुराकर पूछा, क्या मैं कर सकती हूँ? साक्षी ने हंसते हुए कहा, हाँ तुम कर सकती हो, तुम जिसे चाहो उसे इनवाइट कर सकती हो, ये तुम्हारा ही घर है।
आराध्या ने अपना सिर हिलाया और चुपचाप खाने लगी। सभी के खाने के बाद सब हॉल में आए और बातें करने लगे। आराध्या ने वहां से जाकर नीरज को कॉल किया और उनके कॉल रिसीव करने के बाद बोली, हेलो पापा। नीरज ने मुस्कुराते हुए पूछा, हाँ मेरी प्रिंसेस कैसी हो? आराध्या ने हंसते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि क्या आप कल फ्री हो? नीरज ने सोचते हुए कहा, अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो मैं सब कुछ रीशेड्यूल कर सकता हूँ। आराध्या ने कहा, मॉम ने आपको और कुणाल को कल डिनर के लिए इनवाइट किया है। नीरज ने पूछा, साक्षी ने इनवाइट किया है? आराध्या ने कहा, हाँ पापा। नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है हम आएंगे। आराध्या ने पूछा, कुणाल कहाँ है? नीरज ने कहा, वो अभी ऑफिस का काम कर रहा है। उसने सब कुछ बहुत जल्दी सीख लिया है। आराध्या ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है और कल उसे अपने साथ जरूर लेकर आना। नीरज ने कहा, ओके बाय प्रिंसेस। आराध्या ने भी बाय कहकर कॉल कट कर दिया। फिर उसने वैशाली को कॉल किया। कॉल रिसीव करने के बाद वैशाली एक सांस में बोली, यू आर अनग्रेटफुल। कितने दिनों बाद तुम मुझे कॉल कर रही हो? क्योंकि तुम्हारी शादी द ग्रेट सिंघानिया के साथ हो गई है तो अब तुम मुझे भूल गई और अब तुम मेरे जैसे दोस्त रखना भी नहीं चाहती। फिर उसने रोने की एक्टिंग करते हुए कहा, मैं बहुत सैड हूँ। आराध्या ने गहरी सांस लेकर कहा, प्लीज ड्रामा बंद करो और ये बताओ क्या तुम कल फ्री हो? वैशाली ने एक्साइटमेंट में पूछा, क्यों? आराध्या ने कहा, अगर तुम कल फ्री हो तो डिनर के लिए सिंघानिया पैलेस आ जाना। वैशाली ने एक्साइटमेंट के साथ कहा, क्या क्या कहा तुमने? क्या तुम मुझे कल डिनर के लिए सिंघानिया पैलेस इनवाइट कर रही हो? आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। वैशाली ने एक्साइटेड होकर पूछा, तो इसका मतलब है कि मैं पूरी सिंघानिया फैमिली के साथ डिनर कर सकती हूँ? तो आराध्या ने कहा, और साथ में पापा और कुणाल भी हैं। वैशाली ने खुश होकर कहा, ओह आरू आई लव यू। आराध्या हंसते हुए बोली, तो तुम आ रही हो या नहीं? वैशाली ने कहा, कोई बेवकूफ ही होगा जो इसे रिजेक्ट करेगा। मैं तो जरूर आऊंगी। आराध्या ने कहा, तो ठीक है कल मिलते हैं, बाय। कॉल को डिस्कनेक्ट करने के बाद आराध्या अंदर चली गई। जब वो इधर कॉल करने में बिजी थी तो रुद्राक्ष ने भी एक नंबर डायल किया। दूसरी ओर से सिद्धार्थ की आवाज सुनाई दी, यार क्या चल रहा है? रुद्राक्ष ने स्माइल करते हुए कहा, कल डिनर के लिए सिंघानिया पैलेस आ जाना। कपूर फैमिली भी आ रही है। सिद्धार्थ ने बिना कुछ ज्यादा सोचे कहा, ओके तो फिर कल मिलते हैं। कॉल कट करने के बाद रुद्राक्ष शरारती ढंग से मुस्कुराने लगा। आखिर क्या प्लान कर रहा है रुद्राक्ष? क्या आराध्या को उसके प्लान के बारे में कुछ पता है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब आराध्या वापस हॉल में आई तो उसने देखा रुद्राक्ष वहां पर नहीं है। जब साक्षी ने आराध्या को इधर उधर देखते हुए देखा तो उन्होंने कहा, वो बाहर गार्डन में है। आराध्या गार्डन में आई तो उसने देखा रुद्राक्ष अपने फोन को देखते हुए मुस्कुरा रहा है। आराध्या ने अपनी भवें उठाते हुए कहा, आप किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं? रुद्राक्ष ने अपना सिर ऊपर उठाया। जब उसने अपनी खूबसूरत वाइफ को अपने सामने खड़ा देखा तो उसने अपना फोन वापस अपनी जेब में डाल लिया और उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं बस ऐसे ही। आराध्या ने अपनी भवें उठाते हुए कहा, ओह मैं सोच रही थी कि आप सिंह एंटरटेनमेंट की सीईओ के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे थे। वो कुछ देर वहां रुकी, फिर उससे बोली, मैं अभी थकी हुई हूँ तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ। आप जो भी कर रहे थे उसे जारी रख सकते हैं। फिर बिना उसका जवाब सुने आराध्या वहां से चली गई। दूसरी ओर रुद्राक्ष हैरानी के साथ साथ कंफ्यूज्ड भी था। वो अपने मन में सोचते हुए बोला, आराध्या किस अपॉइंटमेंट की बात कर रही थी और उसे सिंह एंटरटेनमेंट के बारे में कैसे पता चला? फिर अपनी आंखें सिकुड़कर वो चिल्लाते हुए बोला, समर्थ। इसके बाद वहां से लिविंग रूम की तरफ बढ़ गया। समर्थ सोफे पर बैठकर खुशी खुशी नट्स खा रहा था। तभी उसने देखा कि उसका बड़ा भाई किसी भूखे शेर की तरह उसकी तरफ आ रहा है।
ये देखकर वो उठा और अपनी माँ के पीछे छिप गया। जब रुद्राक्ष ने समर्थ को साक्षी के पीछे छिपते देखा तो उससे कहा, बाहर आओ। रुद्राक्ष को देखकर साक्षी ने कहा, तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? उसने क्या किया? समर्थ ने सिर हिलाकर कहा, नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। जब साक्षी ने रुद्राक्ष का लाल चेहरा देखा तो वो समझ गई थी कि समर्थ ने जरूर कुछ किया है। साक्षी ने समर्थ के कान को खींचते हुए पूछा, तुमने क्या किया? जल्दी बताओ और सच सच बताना। समर्थ ने कहा, हाँ माँ, दर्द हो रहा है, आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मेरा कान छोड़ दो। तो साक्षी ने उसे छोड़ दिया। अपने कान को रगड़ते हुए समर्थ ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा, मैंने भाभी को सिंह एंटरटेनमेंट की बड़ी बेटी के बारे में बताया। मैंने भाभी से कहा कि वो भाई के साथ मीटिंग करना चाहती है। रुद्राक्ष ने कहा, और? समर्थ अपना सिर खुजलाते हुए बोला, मैंने भाभी से ये भी कहा कि भाई पर्सनली उनसे मिलेंगे। ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग हंसने लगे, जबकि रुद्राक्ष का चेहरा मुरझाया हुआ था। आशुतोष ने रुद्राक्ष के कंधे को थपथपाते हुए कहा, लगता है आज तुम्हें गेस्ट रूम में ही रहना पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं किसी से उसे साफ करने को कह देता हूँ। तभी दादाजी ने समर्थ की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। रुद्राक्ष ने अपने भाई की ओर उंगली उठाते हुए कहा, तुम्हें नेक्स्ट महीने कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। फिर वो लिविंग रूम से बाहर निकलकर ऊपर चला गया। जब रुद्राक्ष रूम में आया तो उसने देखा आराध्या बेड पर बैठी है। आराध्या ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, क्या आपने अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया है? रुद्राक्ष ने जब आराध्या की आवाज में जेलसी महसूस की तो उसने आराध्या को परेशान करने के लिए कहा, हाँ कर लिया। ये सुनकर आराध्या ने बेड से उतरकर कहा, ठीक है, तो आपको उस दिन कुछ स्पेशल पहनना चाहिए। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं भी मीटिंग में जाने से पहले एक नया सूट खरीदने के बारे में सोच रहा था। आराध्या ने अपनी भौएं सिकुड़ते हुए अपने मन में कहा, जब हम शादी कर रहे थे तब तो उसने कुछ स्पेशल नहीं पहना था, और अब ये आदमी एक मीटिंग के लिए नया सूट खरीदना चाहता है। क्या ये मीटिंग इतनी इम्पोर्टेंट है? रुद्राक्ष ने पूछा, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? आराध्या जबरदस्ती अपने होठों पर मुस्कान लाते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। रुद्राक्ष ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए सोचा, ये जेलसी में भी कितनी प्यारी लगती है। फिर आराध्या की तरफ बढ़ते हुए उसने कहा, तुम्हें मेरे लिए एक स्पेशल सूट चुनना होगा। ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और ये मीटिंग काफी सारी चीजें भी बदल सकती है। आराध्या ने अपनी नाइट क्रीम उठाते हुए कहा, मैं बाकी चीजों के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन ये मीटिंग आपको बेशक अपनी वाइफ बदलने के लिए हेल्प करेगी। फिर बिना उसके जवाब सुने आगे बोली, मिस्टर सिंघानिया, मुझे लगता है आपने गलत लड़की से शादी कर ली है, लेकिन आप जानते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं, इसीलिए आप आसानी से अपनी शादी को तोड़ सकते हैं। रुद्राक्ष ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसने अपने चेहरे पर आते हुए पसीने को साफ करते हुए कहा, क्या? तुमने क्या कहा? आराध्या ने अपने चेहरे पर क्रीम लगाते हुए कहा, क्या आपके कानों में कुछ प्रॉब्लम है मिस्टर सिंघानिया? रुद्राक्ष समझ गया था कि सिचुएशन अब उसके हाथों से निकल रही है, इसीलिए उसने आराध्या को समझाते हुए कहा, आराध्या, वैसे कुछ नहीं है, जैसा समर्थ ने तुमसे कहा था। आराध्या ने उसकी बातों का बिना जवाब दिए एक पिलो उठाया और दरवाजे की तरफ जाने लगी। जब रुद्राक्ष ने ये देखा तो वो जल्दी से उसकी ओर दौड़ा और उसका हाथ पकड़कर बोला, अरे मैंने तुमसे कहा था कि हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा है और तुम्हें इतनी छोटी सी बात के लिए कमरे से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं मजाक कर रहा था, ठीक है? उसने पिलो रुद्राक्ष के हाथों में देते हुए कहा, किसने कहा कि मैं रूम से बाहर जा रही हूँ? मैं आज रात आपको और आपकी अपॉइंटमेंट के प्लान को परेशान नहीं करना चाहती, तो आप लिविंग रूम या फिर गेस्ट रूम में सो सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एंटरटेनमेंट के लिए लेडी बॉस के साथ भी सो सकते हो। कुछ देर बाद कमरे के अंदर किंग साइज बेड पर अकेले लेटे हुए आराध्या को बहुत
अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसने महसूस किया कि उसे रुद्राक्ष के बगल में सोने की आदत हो गई थी। उसने तकिए से अपना चेहरा ढककर सोचते हुए मन में कहा, मैंने इस तरह से बिहेव क्यों किया? क्या ये ज़रूरी था? क्या मैं सच में जेलस हूँ? ये सोचकर कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट किया है, वो बेड से नीचे उतरी और दरवाजे की ओर चल दी। वो जैसे ही दरवाजा खोलने वाली थी, तभी उसने अपना हाथ पीछे करके बड़बड़ाते हुए कहा, वैसे भी ये उसकी गलती है। उसने अपनी पत्नी के सामने दूसरी औरत के बारे में बात करने की हिम्मत कैसे की? वो यही डिजर्व करता है। फिर वो जाकर बेड के किनारे पर लेट गई। रुद्राक्ष को किसी और लड़की के साथ सोचना भी उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल चल रहे थे। ये सब सोचते हुए वो धीरे धीरे सो गई। आधी रात को आराध्या को प्यास लगी। उसने जब पानी पीने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उसने देखा पानी का जग खाली है। इसीलिए वो उठी और दरवाजे की ओर चल दी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो किसी चीज से टकराई और जमीन पर गिर गई। उसने दरवाजे के नीचे देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने जब टॉर्च ऑन करके नीचे देखा तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं, क्योंकि रुद्राक्ष वहां पर सोया हुआ था। इससे पहले जब रुद्राक्ष ने कहा था कि वो ठंडे फर्श पर सोएगा, तो उसने सोचा था कि वो मजाक कर रहा है। किसने सोचा होगा कि इतना पावरफुल सीईओ और अंडरवर्ल्ड का किंग असल में बिना ब्लैंकेट और पिलो के फर्श पर ही सो जाएगा। आराध्या नीचे बैठ गई और रुद्राक्ष के हाथ को छुआ, लेकिन उसका पूरा शरीर बर्फ के जैसे ठंडा था। ये देखकर आराध्या को बहुत गिल्टी फील हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर आ गए और वो धीरे धीरे रोने लगी। रुद्राक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोली जब उसने महसूस किया कि कोई उसके पास बैठा है जो रो रहा है। रुद्राक्ष ने उसके बालों को छूते हुए कहा, आराध्या। जब आराध्या ने अपना सिर उठाया तो रुद्राक्ष ने देखा कि उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ है। आधी रात को उसे इस तरह देखकर रुद्राक्ष घबरा गया। उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आराध्या उसके गले लगकर बोली, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। रुद्राक्ष ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, रोना बंद करो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। आराध्या ने सिसकते हुए कहा, मैंने किया है। मैंने आपको आपके कमरे से बाहर निकाल दिया और मेरी वजह से आपको यहाँ सोना पड़ा। मैं ये सुनकर रुद्राक्ष मुस्कुराया। आराध्या रो रही थी क्योंकि वो ठंडे फर्श पर सोया था। तो इसका मतलब है कि आराध्या को उसकी परवाह थी। जब आराध्या ने अपना सिर उठाया तो रुद्राक्ष को उसका लाल चेहरा और लाल नाक दिखाई दे रही थी। रुद्राक्ष ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी बात सुनो आराध्या, तुम मुझे जब चाहो इस कमरे से या फिर घर से बाहर निकाल सकती हो और कोई तुम्हें ऐसा करने से नहीं रोकेगा। तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे सॉरी कहना चाहिए। एक गहरी सांस लेते हुए उसने आगे कहा, समर्थ ने तुमसे झूठ बोला था। ये सच है कि वो चाहती थी कि मैं उसके साथ मीटिंग करूं, लेकिन मैंने पहले ही उससे मना कर दिया था और समर्थ ने मुझे परेशान करने के लिए तुमसे झूठ कहा। आराध्या ने पूछा, तो आपने उसके साथ कोई अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं की? रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, इडियट थोड़ी हूँ। जब मेरे पास पहले से ही इतनी ब्यूटीफुल वाइफ है तो मुझे किसी और लड़की के साथ मीट करने की क्या जरूरत है? फिर रुद्राक्ष ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, मेरी लाइफ में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकती। हमारी शादी शायद बहुत अजीब सिचुएशन में हुई थी, लेकिन अब तुम मेरी वाइफ हो और कोई तुम्हें रिप्लेस नहीं कर सकता। ये कहकर उसने आराध्या के दोनों गालों पर किस किया और उसके होठों से कुछ इंच दूर रुक गया। फिर रुद्राक्ष ने उसे अपनी गोद में उठाया और बेड पर लेटाकर ब्लैंकेट से कवर कर दिया। उसके बाद उसने आराध्या को देखते हुए कहा, बाय द वे, तुम थोड़ी देर पहले कहाँ जा रही थी? आराध्या ने अपने लाल चेहरे को छिपाने के लिए ब्लैंकेट के नीचे अपना चेहरा ढकते हुए कहा, कमरे में पानी नहीं था
इसीलिए मैं पानी लेने के लिए नीचे जा रही थी। रुद्राक्ष ने कहा, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। इतना कहकर वो नीचे चला गया। कुछ मिनट के बाद जब रुद्राक्ष रूम में आया, उसके हाथ में पानी के साथ साथ कुछ स्नैक्स भी थे। ये देखकर आराध्या ने सीधे बैठते हुए कहा, मैं बस थोड़ा पानी पीना चाहती थी। रुद्राक्ष ने स्नैक्स को बेड पर रखते हुए कहा, मुझे लगा कि मेरे लिए इतने सारे आंसू बहाने के बाद तुम्हें भूख लग रही होगी। आराध्या ने एक क्यूट सा पाउट बनाते हुए कहा, क्या आप मुझे फिर से टीज कर रहे हैं? लगता है आज आप सच में फर्श पर ही सोना चाहते हैं। रुद्राक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा, सॉरी सॉरी, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मैंने अपना सबक सीख लिया है। फिर उसने आराध्या को एक गिलास पानी देकर कहा, ये लो, इसे पी लो और कुछ स्नैक्स भी खा लो। आराध्या ने अपने हाथ में पानी का गिलास लेते हुए कहा, मुझे कुछ भी नहीं खाना है, मुझे नींद आ रही है, हमें अब सो जाना चाहिए, देर हो रही है। उसकी बात मानकर रुद्राक्ष ने स्नैक्स टेबल पर रख दिया और आकर बेड पर लेट गया। आराध्या ने उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, आप काफी देर से ठंडे फर्श पर सो रहे थे, आपकी बॉडी बहुत ठंडी है, इससे आपकी बॉडी जल्दी वार्म अप हो जाएगी। रुद्राक्ष ने आराध्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, एक और चीज है जो मेरे बॉडी को वार्म अप कर सकती है। फिर उसके जवाब का बिना वेट किए रुद्राक्ष ने उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। फिर उसको कसकर गले लगाते हुए कहा, ऐसे। आराध्या उसकी इस हरकत से चौंक गई। उसने खुद को उसकी बाहों से छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी मजबूत बाहें उसकी कमर के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थीं। रुद्राक्ष ने आराध्या को शांत कराते हुए कहा, मुझे परेशान मत करो, मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है। यह सुनकर एक गहरी सांस लेते हुए आराध्या ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। क्या होगा आराध्या के इस जलन का असर? क्या उनके रिश्ते में धीरे धीरे सुधार आएगा या फिर उन्हें कोई और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सुबह जब रुद्राक्ष की आंख खुली तब आराध्या उसकी बाहों में थी और उसके सीने पर सर रखकर सो रही थी। अपने होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ रुद्राक्ष ने उसके गुलाबी गालों को छूते हुए कहा, गुड मॉर्निंग वाइफ। रुद्राक्ष के सीने से चिपकी हुई आराध्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली, फिर रुद्राक्ष को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। जब उसने देखा कि वो कैसे सो रही है तो वो उठने की कोशिश करने लगी। रुद्राक्ष ने उसके सिर को वापस अपने सीने से लगाते हुए कहा, चलो कुछ देर ऐसे ही रहे, अच्छा लग रहा है। आराध्या अपने गालों को लाल होते हुए महसूस कर सकती थी, इसीलिए उसने कहा, हमें नीचे जाना चाहिए, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। रुद्राक्ष ने धीरे से कहा, सिर्फ 5 मिनट के लिए। आराध्या ने आह भरी। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि वो भी उसकी बाहों में काफी कंफर्टेबल और सिक्योर महसूस कर रही थी। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। वो जब उठी तो उसने देखा रुद्राक्ष वहां पर नहीं है। वो फ्रेश होने के लिए जल्दी से वॉशरूम के अंदर चली गई। इधर लिविंग रूम में साक्षी ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर पूछा, रुद्र, आराध्या कहाँ है? रुद्राक्ष ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, वो अभी भी सो रही है। साक्षी ने अपना कप वापस टेबल पर रखते हुए कहा, ठीक है तो फिर तुम उसे सोने दो, मैं और मॉम शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। आराध्या सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोली, मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगी। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आ गई, मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। आराध्या ने लिविंग रूम में आकर सबको मॉर्निंग विश किया। फिर वो रुद्राक्ष के पास बैठकर बोली, सॉरी मैं सो गई थी। दादी ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, तुम जितनी देर चाहे सो सकती हो, कोई कुछ नहीं कहने वाला। अब तुम कुछ खा लो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाती हूँ। समर्थ ने अपनी सीट से उठते हुए पूछा, भाभी मुझे उम्मीद है कल आप अच्छी तरह सोई होंगी। फिर उसने रुद्राक्ष को देखकर कहा, और मुझे पता है कि भाई आप फर्श पर अच्छे से सोए होंगे। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। रुद्राक्ष अपना सिर खुजला रहा था, जबकि आराध्या ने शर्मिंदगी में अपना सिर नीचे कर लिया। साक्षी ने अपना सिर हिलाते हुए आराध्या से कहा,
तुम उसके साथ बहुत सॉफ्ट हो। जब तुम्हारे पापा ने ऐसा कुछ किया था तो उन्हें पूरी रात रूम से बाहर ही बितानी पड़ी थी और अगले दिन उन्हें तेज बुखार भी आया था। लेकिन रुद्र को देखो, वो बिल्कुल ठीक है। लगता है मुझे तुम्हें कुछ ट्रिक सिखाने पड़ेंगे। रुद्राक्ष ने हैरानी से साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, क्या सच में आप मेरी मॉम हो? आप चाहती थी कि मुझे बुखार हो जाए? लाइक सीरियसली मॉम? साक्षी ने बेफिक्र होकर कहा, क्या ये सब तुम्हारी गलती है, इसीलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए? रुद्राक्ष ने आह भरी। वो जानता था कि बचपन में उसकी माँ कैसे उसके पापा को टॉर्चर करती थी। अगर सच में उसकी माँ ने आराध्या को अपने रूथलेस मेथड सिखा दिए तो उसका क्या होगा? आराध्या खाना खाने के बाद जल्दी से रेडी होने के लिए ऊपर चली गई। रेडी होने के बाद जब वो नीचे आई तो उसने देखा कि साक्षी, रुद्राक्ष और आशुतोष आपस में बहस कर रहे हैं। साक्षी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, सिर्फ हम तीनों ही बाहर जा रहे हैं। आशुतोष ने उन्हें रोकते हुए कहा, मेरी बात सुनो डार्लिंग, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे बैग्स कैरी करने में भी मदद करूंगा। रुद्राक्ष ने भी उन्हें रोकते हुए कहा, बाहर आप सब सेफ नहीं हैं, आपको हमें अपने साथ ले जाना चाहिए मॉम। साक्षी ने अपनी आंखें सिकुड़ कर कहा, ठीक है, क्योंकि ये सेफ नहीं है इसीलिए समर्थ हमारे साथ जाएगा। समर्थ की ओर इशारा करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, आपको क्या लगता है अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम में फंसे तो ये चूहा आपको प्रोटेक्ट कर पाएगा? इस पर समर्थ नाराज होते हुए बोला, अरे आप कहना क्या चाहते हैं और आप किसको चूहा बुला रहे हैं? फिर वो आराध्या के पास आकर उसका हाथ पकड़कर बोला, मैं सभी को प्रोटेक्ट करूंगा और स्पेशली भाभी को। फिर उसने आराध्या को अपने साथ ले जाते हुए कहा, चलिए भाभी। आराध्या ने सिर हिलाया। फिर रुद्राक्ष के सामने से जाते हुए उसने कहा, बाय मिस्टर सिंघानिया। बेचारे रुद्राक्ष और आशुतोष चुपचाप अपनी वाइफ को वहां से जाते हुए देखते रहे। उनके उदास चेहरों को देखकर दादाजी ने कहा, तुम्हें क्या लगा था कि वो तुम दोनों को लेकर जाएंगी? यहाँ आओ, हम बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं। इधर जब वो शॉपिंग मॉल पहुंचे तो दोपहर के 3 बज चुके थे, इसीलिए साक्षी और दादी, आराध्या और समर्थ ने अलग अलग शॉपिंग करने का फैसला किया। डिनर पार्टी के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें खरीदने के बाद आराध्या ने अपने भाई के लिए कुछ खरीदने का फैसला किया। जब समर्थ और आराध्या एक स्टोर के अंदर गए तो स्टोर का मैनेजर उनकी तरफ दौड़कर आते हुए बोला, मिस्टर सिंघानिया, आपको यहाँ देखकर खुशी हुई, हाउ कैन आई हेल्प यू? आराध्या की ओर इशारा करते हुए समर्थ ने कहा, ये मेरी भाभी है, मेरा मतलब है कि मेरी बहन है और वो अपने भाई के लिए कुछ खरीदना चाहती हैं। आराध्या की ओर मुड़ते हुए मैनेजर ने कहा, सॉरी, मैंने आपको पहले नहीं देखा। आराध्या ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं अपने छोटे भाई के लिए कुछ खरीदना चाहती हूँ। मैनेजर ने विनम्रता से कहा, हाँ, मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ के एम्प्लॉय को भेजता हूँ। ये कहने के बाद मैनेजर चला गया। आराध्या के हाथ से बैग लेते हुए समर्थ ने कहा, भाभी, आप आराम से शॉपिंग करो, मेरे लिए परेशान मत होना क्योंकि मेरे पास पेशेंस बहुत है। तभी मैनेजर ने वापस आकर कहा, मैडम, ये दोनों आपकी हेल्प करेंगे, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो उनसे पूछ सकती हैं। फिर समर्थ की ओर मुड़ते हुए मैनेजर ने कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपको अपने भाई को भी कभी अपने साथ लाना चाहिए, वो शायद ही कभी हमारे स्टोर पर आते हैं। स्टोर में मौजूद सब कुछ देखने के बाद आराध्या ने कुणाल के लिए एक शर्ट चूज की। अटेंडेंट को शर्ट पैक करने के लिए कहने के बाद वो समर्थ के पास वापस जाने वाली थी कि तभी उसकी नज़र टाई पर पड़ी। आराध्या के कदम शोकेस की ओर बढ़ने लगे। वो अपनी नज़रें टाई से हटा नहीं सकी और रुद्राक्ष को उस टाई में इमेजिन करने लगी। आराध्या उस टाई को देख ही रही थी कि स्टोर का मैनेजर उसके पास आकर बोला, मैडम, आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, ये एक बहुत ही यूनिक टाई है, पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 5 ही अवेलेबल है। आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तो फिर आप ये पैक कर दीजिए। आराध्या अपना क्रेडिट कार्ड मैनेजर को देने लगी तो समर्थ ने कहा, प्लीज सिस, लेट मी। उसने अपनी जेब से गोल्डन कार्ड निकालकर मैनेजर से कहा, इस कार्ड से सारा पेमेंट कर लीजिए।
ये गोल्डन कार्ड पूरे इंडिया में सिर्फ 4 लोगों के पास थे और उनमें से एक था रुद्राक्ष। समर्थ की तरफ देखकर मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया सच में अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने आपको अपना क्रेडिट कार्ड भी दे दिया? समर्थ मैनेजर की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराया। ये सिर्फ वो ही जानता था कि अगर आराध्या उसके साथ बाहर नहीं आई होती तो उसका भाई उसे ये कार्ड कभी नहीं देता। आराध्या ने समर्थ की तरफ देखते हुए कहा, समर्थ, ये सब मैंने खरीदा है तो तुम्हें इसका पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। समर्थ ने आराध्या को देखते हुए कहा, किसने कहा कि मैं इन सब की पेमेंट कर रहा हूँ? जब हम आने वाले थे तो भाई ने मुझे ये कार्ड दिया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप कुछ खरीदती हैं तो मैं इससे पेमेंट करूं। आराध्या ने अपना क्रेडिट कार्ड निकालते हुए कहा, हाँ ठीक है, लेकिन इस टाई का बिल मैं ही पे करूंगी। समर्थ ने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन भाभी, भाई ने कहा। आराध्या ने उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या तुम्हारा भाई अपने गिफ्ट के लिए भी पेमेंट कराना चाहता है? समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आपने भाई के लिए गिफ्ट भी खरीदा है? आराध्या समर्थ को देखकर मुस्कुराई। वो इन कुछ दिनों में समर्थ को बहुत पसंद करने लगी थी। उसकी मुस्कान और उसकी पचकानी हरकत उससे हमेशा कुणाल की याद दिलाती थी। फिर आराध्या ने उससे कहा, समर्थ, तुम ये सब ले जाओ, मुझे वॉशरूम जाना है। समर्थ ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है भाभी। तो आराध्या वहां से लेडीज वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम के बाहर वो अचानक किसी से टकरा गई। आराध्या ने उस आदमी से कहा, आई एम सो सॉरी। वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उस शख्स ने कहा, वी मेट अगेन मिसेस सिंघानिया। एक जानी पहचानी आवाज सुनकर आराध्या ने अपना सिर उठाकर उस इंसान को देखा और विशाल को अपने सामने खड़े देखकर आराध्या के चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब हो गए। विशाल ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, लगता है मिसेस सिंघानिया को मेरी प्रेजेंस पसंद नहीं आ रही है। आराध्या ने उसकी तरफ देखकर कहा, आपकी प्रेजेंस मुझे कभी भी पसंद नहीं आई मिस्टर विशाल। विशाल मुस्कुराते हुए बोला, लगता है रुद्राक्ष सिंघानिया ने पहले ही आपको वार्निंग दे दी है। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आप मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हर बार लेडीज बाथरूम से बाहर मैं आपसे क्यों टकराती हूँ। विशाल ने कहा, टेंशन मत लीजिए मिसेस सिंघानिया, क्योंकि अब से अक्सर हम एक दूसरे से टकराते रहेंगे, तो आप अब इस चेहरे को देखने की आदत डाल लीजिए। इससे पहले कि आराध्या जवाब दे पाती, पीछे से एक आवाज आई, भाभी। आराध्या ने पीछे मुड़कर देखा तो समर्थ अपने हाथों में सभी शॉपिंग बैग के साथ खड़ा दिखा। उसने देखा कि समर्थ इस समय कुछ अलग दिख रहा था। वो हर टाइम मुस्कुराते रहने वाला मासूम समर्थ की तरह नहीं लग रहा था और इस वक्त उसकी आंखें बहुत डरावनी लग रही थी। समर्थ आराध्या के पास आया और उसे अपने पीछे खींच लिया। विशाल ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं किससे मिल रहा हूँ। समर्थ सिंघानिया, आपसे मिलकर खुशी हुई। विशाल से हाथ मिलाते हुए समर्थ मुस्कुराकर बोला, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। विशाल मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी बातें, कोई डाउट नहीं है कि तुम सिंघानिया फैमिली के ही बेटे हो, लेकिन तुम अपने बड़े भाई से थोड़े बेहतर हो। अपना हाथ वापस लेते हुए समर्थ ने सभी शॉपिंग बैग आराध्या के हाथों में दे दिया। फिर उसने अपनी जेब से टिश्यू पेपर निकाला और अपना हाथ साफ करते हुए बोला, ऐसा मत सोचिए कि मैं अलग हूँ, ट्रस्ट मी, मैं भी भाई के जैसा ही हूँ। विशाल ने ताली बजाते हुए कहा, ओह, ये बहुत अच्छा है। अगर रुद्राक्ष सिंघानिया को कुछ भी हो जाता है तो आप आसानी से उनकी जगह ले सकते हैं। और यहाँ मैं परेशान हो रहा था कि अगर रुद्राक्ष सिंघानिया को कुछ हो गया तो सिंघानिया इंडस्ट्रीज का क्या होगा। ये सुनकर आराध्या का दिल भारी हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि विशाल के कहने का क्या मतलब है, लेकिन वो जानती थी कि वो रुद्राक्ष के मरने की बात कर रहा है। समर्थ हंसकर बोला, क्या आपको लगता है कि रुद्राक्ष सिंघानिया एक बेवकूफ़ इंसान है? मुझे लगता था शायद ही आपसे बेहतर कोई जानता है कि मेरा भाई असल में कैसा है। फिर आराध्या की ओर मुड़ते हुए समर्थ ने कहा, क्या आपने वॉशरूम यूज़ कर लिया? आराध्या ने ना में अपना सिर हिलाया और शॉपिंग बैग समर्थ के हाथों में देते हुए
वो लेडीज वॉशरूम के अंदर चली गई। समर्थ ने विशाल को वार्निंग देते हुए कहा, स्टे अवे फ्रॉम हर। विशाल ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे भाई ने भी मुझसे यही बात कही थी। थोड़ी देर रुकते हुए उन्होंने आगे कहा, हाँ, तुम्हें भी अंडरवर्ल्ड में शामिल होना चाहिए। बेशक तुम में वो क्वालिटी है। समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले आप मेरे भाई को तो संभाल लीजिए मिस्टर विशाल। इमेजिन करिए, अगर सिंघानिया फैमिली का एक बेटा अंडरवर्ल्ड का किंग बन सकता है, वैसे ही अगर दूसरा बेटा वहां पर शामिल हो जाए तो क्या होगा। मुझे पूरा यकीन है कि अगर ऐसा होता है तो अंडरवर्ल्ड सिंघानिया इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी और आप जैसे लोग हमारे नौकर बन जाएंगे। समर्थ की बात सुनकर विशाल गुस्से से अपने दांत पीसने लगा। विशाल आखिर आराध्या और रुद्राक्ष की जिंदगी में कौन सा नया तूफान लाने वाला है, जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब आराध्या वॉशरूम से बाहर आई तो उसने समर्थ के चेहरे पर एक मुस्कान देखी, जबकि विशाल गुस्से में लग रहा था। हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए समर्थ ने कहा, आप आ गई, चलिए नीचे चलते हैं। मॉम और दादी नीचे हमारा इंतजार कर रही हैं। आराध्या ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसके पीछे चलने लगी। तभी समर्थ ने अचानक से पीछे मुड़कर कहा, मिस्टर विशाल, मैंने आपकी पागल बेटी को नीचे क्लब के पास एक लड़कों की गैंग के साथ देखा। मुझे डर है कि अगर पहले जैसा कुछ हुआ तो क्या होगा। ये सुनकर विशाल ने समर्थ को घूरा, फिर आराध्या की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए बोला, मिसेस सिंघानिया से फिर से मिलकर अच्छा लगा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगा। मिस्टर सिंघानिया को मेरी तरफ से हेलो बोल दीजिएगा। ये कहने के बाद वो जल्दी से उनके पास से निकल गया। विशाल के जाने के बाद आराध्या ने समर्थ को धक्का देकर पूछा, समर्थ, विशाल क्या कहना चाह रहा था? क्या वो रुद्राक्ष को नुकसान पहुंचाने का प्लान बना रहा है? समर्थ को समझ नहीं आया कि वो आराध्या को ये सब कैसे समझाए। उसने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, भाभी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर आप भाई की हेल्प करना चाहती हैं तो आप अपना ध्यान रखिए। उन्हें सिर्फ आपकी फिक्र है, बस आपकी। आराध्या उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। आराध्या को हैरानी में देखकर समर्थ ने उसका ध्यान भटकाने के लिए अपनी घड़ी की ओर देखते हुए कहा, हमें अब चलना चाहिए, देर हो रही है। अगर आप टाइम से घर नहीं पहुंची तो आपका पति पागल हो जाएगा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और फिर दोनों वहां से जाने लगे। जब वो नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साक्षी और दादी उनका इंतजार कर रही हैं। साक्षी ने उनसे पूछा, तुम दोनों अब आए, इतना टाइम क्यों लगा? समर्थ ने कहा, असल में हम एक कुत्ते से टकरा गए थे, इसीलिए देर हो गई। ये सुनकर साक्षी ने अपनी आंखें सिकुड़ ली। फिर आराध्या की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने उसे ध्यान से देखकर कहा, क्या तुम ठीक हो आराध्या? आराध्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। तभी दादी ने कहा, ठीक है, अब हमें घर चलना चाहिए, हमें डिनर भी तैयार करना है। जब वो शॉपिंग मॉल से बाहर निकल रहे थे तभी आराध्या ने समर्थ से पूछा, समर्थ, वो गिफ्ट कहाँ है जो मैंने रुद्राक्ष के लिए खरीदा था? समर्थ ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, वो भाभी। आराध्या ने पूछा, तुम उसे स्टोर में ही भूल गए हो ना? समर्थ ने कहा, वो। तभी आराध्या पीछे मुड़ते हुए बोली, ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये देखकर समर्थ ने उससे रोकते हुए कहा, आप यहीं रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। आराध्या ने कहा, कोई बात नहीं, मैं लेकर आती हूँ। समर्थ ने कहा, लेकिन। ये देखकर साक्षी ने समर्थ से कहा, उसे जाने दो। फिर आराध्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, तुम जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना, और अगर किसी ने तुमसे कुछ कहा तो हमें बुलाना, ठीक है? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और एक बार फिर मॉल के अंदर चली गई। आराध्या के जाने के बाद दादी समर्थ की ओर देखते हुए बोली, उसने क्या कहा? समर्थ ने अपने दोनों हाथों को अपनी जेब में रखते हुए कहा, वो बकवास कर रहा था। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा की तरह
उसके पापा भी वही करते थे? साक्षी ने पूछा। ये सब देखकर आराध्या का कैसा रिएक्शन था? समर्थ ने जवाब दिया, वो मुझसे कुछ सवाल पूछ रही थी, लेकिन मैंने उनके सवालों को टाल दिया। इधर जब आराध्या एक बार फिर स्टोर में आई तो मैनेजर उसके पास आकर बोला, मैडम आप वापस आ गई, क्या आपको कुछ चाहिए? आराध्या ने अपना सिर हिलाकर कहा, असल में मैं वो टाई भूल गई थी जो मैंने खरीदी थी। मैनेजर ने माफ़ी मांगते हुए अपना सिर नीचे करके कहा, सॉरी मैडम, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। आराध्या ने सिर हिलाया। मैनेजर के जाने के बाद वो सोफे पर बैठने ही वाली थी कि उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, आराध्या दीदी। आराध्या ने जब अपना सर उठाकर सामने खड़े इंसान को देखा कि वो कौन है, तो ये उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये जानवी थी। आराध्या उसे इग्नोर करते हुए सोफे पर बैठ गई। जानवी जल्दी से आराध्या की तरफ आई और उसे देखकर बोली, आप कैसी हैं दीदी? पापा कैसे हैं? मैंने सुना कि कुणाल वापस आ गया है, वो अब कैसा है? जानवी को इतने सारे सवाल करते देख आराध्या ने कहा, मिसेस शर्मा, आपको कपूर फैमिली के बारे में जानने में इतना इंटरेस्ट क्यों है? जानवी ने कहा, आप ये क्या कह रही हो दीदी, वो मेरी भी फैमिली है। जैसे ही आराध्या कुछ कहने वाली थी कि मैनेजर वापस आया और उसने आराध्या को एक बैग देकर कहा, ये लीजिए मैडम, और एक बार फिर से सॉरी एंड प्लीज कम अगेन। आराध्या मैनेजर की ओर देखकर मुस्कुराई और उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। मैनेजर ने फिर से कहा, प्लीज मिस्टर सिंघानिया को भी मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिएगा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और वहां से जाने लगी। तभी जानवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो वो सारी अफवाहें सच हैं? आराध्या उसकी बात सुनकर हैरान हो गई और अपने मन में सोचने लगी कि वो किस अफवाह के बारे में बात कर रही है। फिर अपने हाथ से जानवी का हाथ हटाते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? जानवी ने मजाकिया अंदाज में कहा, दीदी मुझे नहीं लगता हमें इस बारे में यहाँ बात करनी चाहिए, हम कहीं और क्यों नहीं जाते? आराध्या ने कहा, मुझे आज कुछ इम्पोर्टेंट काम है। जानवी ने अपना फोन निकाल कर कहा, ठीक है तो कल मिलते हैं, मैं आपको टाइम एंड प्लेस मैसेज कर दूंगी, वही नंबर है ना आपका? आराध्या उसकी बातों का बिना कोई जवाब दिए वहां से चली गई। जब आराध्या और बाकी सब सिंघानिया पैलेस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रुद्राक्ष मेन गेट पर खड़ा होकर उन सबका इंतजार कर रहा है। रुद्राक्ष ने आराध्या के हाथ से बैग लेते हुए उसके माथे पर किस करके कहा, मैंने तुम्हें मिस किया। उसके किस करने से आराध्या शर्मा गई और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। समर्थ अपनी आंखें घुमाकर बोला, ड्रामेबाज। ये सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी आंखें सिकुड़ ली और उसको घूरते हुए कहा, तुमने क्या कहा? अपने हाथ ऊपर उठाते हुए समर्थ ने कहा, कुछ नहीं। तभी साक्षी ने रुद्राक्ष और समर्थ को देखते हुए कहा, स्टॉप इट। फिर आराध्या की तरफ देखकर बोली, रुद्र, आराध्या को ऊपर ले जाओ, वो थक गई होगी। आराध्या ना में अपना सिर हिलाते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूँ मॉम, मैं आपकी और दादी की डिनर बनाने में हेल्प करना चाहती हूँ। साक्षी ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी देर आराम करो, वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं है, हम संभाल लेंगे। रुद्राक्ष ने उनकी बात पर हामी भरते हुए कहा, मॉम सही कह रही है, तुम बहुत बेवकूफ हो, अगर तुमने फिर से अपना हाथ चला लिया तो क्या होगा? आराध्या रुद्राक्ष को घूरते हुए बोली, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तभी साक्षी ने कहा, ठीक है, मेरी बेटी को छेड़ना बंद करो और उसे ऊपर ले जाओ। ये सुनकर रुद्राक्ष आराध्या की कमर के चारों ओर अपनी बाहों को लपेटते हुए उसे लेकर ऊपर चला गया। बेडरूम के अंदर रुद्राक्ष बेड पर शॉपिंग बैग्स रखते हुए बोला, तुमने क्या शॉपिंग किया? आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुणाल के लिए एक गिफ्ट लिया है। रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखकर पूछा, तुमने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा? तो आराध्या ने जवाब दिया, नहीं, मेरे पास पहले से ही सब कुछ है। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष हंसने लगा। ये देखकर आराध्या ने अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछा, आप किस पर हंस रहे हैं? रुद्राक्ष अपना सिर हिलाते हुए बोला, क्या लड़कियों को शॉपिंग करना पसंद नहीं है? मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर आप अपनी वाइफ को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो उसे जितनी मर्जी शॉपिंग करने की परमिशन दे दो।
आराध्या हंसते हुए बोली, ठीक है, अगर ऐसा है तो मिस्टर सिंघानिया आप खुद को लकी मान सकते हैं। रुद्राक्ष बेड पर बैठते हुए बोला, मैं तुम्हें कल मॉल ले जाऊंगा, हमें तुम्हारी वेलकम पार्टी के लिए कुछ ड्रेस खरीदने हैं। ये सुनकर आराध्या ने हाँ में सिर हिलाया। तभी रुद्राक्ष ने एक छोटे बैग की ओर इशारा करते हुए पूछा, इस बैग के अंदर क्या है? आराध्या ने कहा, यह भी एक गिफ्ट है। रुद्राक्ष ने बैग उठाते हुए पूछा, किसके लिए? आराध्या उसकी ओर इशारा करते हुए बोली, आपके लिए। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष की आंखों में चमक आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरे लिए कुछ खरीदा है? फिर उसने बैग को खोलना शुरू किया। आराध्या उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ये एक टाई है। रुद्राक्ष आराध्या के पास गया और उसके गालों को छूते हुए बोला, ये बहुत खूबसूरत है। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि आप इसे मेरी वेलकम पार्टी में पहने। रुद्राक्ष ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। आराध्या ने अपने हाथों को रुद्राक्ष के गले में लपेटते हुए पूछा, मिस्टर सिंघानिया, क्या आप मेरे साथ आफ्टरनून नैप लेना चाहेंगे? रुद्राक्ष उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और उसको अपने पास खींच लिया। फिर दोनों बेड पर लेट गए। आराध्या ने रुद्राक्ष के सीने पर अपना सिर रखकर पूछा, मिस्टर सिंघानिया, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? रुद्राक्ष ने जवाब दिया, कुछ भी पूछने से पहले तुम्हें मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आराध्या थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, विशाल कौन है और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? रुद्राक्ष कुछ पल के लिए खामोश हो गया। वो उसे अपनी दूसरी पहचान के बारे में नहीं बताना चाहता था। आराध्या ने कहा, अगर आप जवाब नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। रुद्राक्ष ने एक गहरी सांस लेकर कहा, जब दादाजी ने सिंघानिया इंडस्ट्रीज स्टार्ट किया था, विशाल के पापा आनंद ठाकुर उनके असिस्टेंट थे। दादाजी उन पर बहुत भरोसा करते थे और कंपनी के सभी इम्पोर्टेंट मैटर वही संभालते थे, लेकिन उनका इरादा सही नहीं था। वो दादाजी को धोखा दे रहे थे और ये बात जब दादाजी को पता चली तो उन्होंने उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद दादाजी का एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। बाद में हमें पता चला कि उस एक्सीडेंट के पीछे आनंद का हाथ था। उसने अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ हाथ मिलाकर दादाजी पर बहुत बार हमला किया, लेकिन वो बच गए। उसके बाद जब पापा ने ये कंपनी संभाली तब विशाल ने भी आनंद की तरह पापा पर बहुत बार हमला किए। विशाल और उसके पापा सिंघानिया इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करना चाहते थे। उनका मकसद सिंघानिया इंडस्ट्रीज के सीईओ को मारना है। वो हर बार सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। आराध्या ने अपना सिर ऊपर उठाकर पूछा, क्या आप सिंघानिया इंडस्ट्रीज के सीईओ नहीं हैं? रुद्राक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा, लकीली आई एम स्टिल अलाइव। ये बोलकर जब उसने आराध्या की आंखों में देखा तो उसे उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था। उसे कसकर गले लगाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, टेंशन मत लो मिसेस सिंघानिया, मैं मॉम और डैड को दादा दादी बनाए बिना नहीं मरूंगा। यह सुनकर आराध्या ने उसके सीने पर वार करते हुए कहा, कौन आपके साथ बेबी चाहता है? रुद्राक्ष ने पूछा, क्या ये जरूरी है कि वो तुम ही हो? ये सुनकर आराध्या ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, आपका क्या मतलब है? रुद्राक्ष ने उसे परेशान करने के लिए कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ बच्चे नहीं चाहती तो जाहिर है मुझे किसी और को ढूंढना होगा जो इसके लिए एग्री हो। आराध्या मुस्कुराते हुए बोली, आप मिस सिंह से हेल्प मांग सकते हैं, मुझे उम्मीद है वो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगी। ये सुनकर रुद्राक्ष की आंखें चौड़ी हो गई और वो उसे समझाते हुए बोला, आराध्या, मैंने कहा ना हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा है, मैं उससे कभी नहीं मिला। उसकी बात सुनकर आराध्या हंसने लगी। रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम मुझे टीज कर रही हो? आराध्या ने भी अपनी आंखों को रोल करते हुए कहा, आप क्या सोचते हो? रुद्राक्ष ने उसे गुदगुदी करते हुए कहा, तो तुम सच में मुझे टीज कर रही हो? आराध्या हंसते हुए बोली, हाँ रुको, प्लीज स्टॉप। रुद्राक्ष बहुत खुश था और आराध्या के साथ उसका रिश्ता अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। क्या सच में उनके रिश्ते में सुधार आ रहा था? क्या रुद्राक्ष बचा पाएगा उनके रिश्ते को आने वाले तूफान से?
जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।